हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जय सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक लिया है वो लोकतंत्र का है। हालांकि जो हमारा पिछला क्लासेस था उसमें लोकतंत्र का एक भाग कंप्लीट हो चुका है जिसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पार्ट 2 है इसमें हम मूल रूप से अपना जो टॉपिक कवर करेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसको एक और नाम से जानते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। फ्रेंड्स, आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में मैंने बताया था कि जब जनता स्वयं शासन संचालन का कार्य करती है तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। ठीक उसी का अपोजिट मतलब यूं कहा जाए कि जब जनता स्वयं शासन संचालन का कार्य ना करके अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन संचालन का कार्य करती है, ऐसे स्थिति या ऐसे तंत्र को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए सबसे पहले बात करते हैं कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। फ्रेंड, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है संसदीय लोकतंत्र, इसको कहा जाता है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, और दूसरा जो होता है वो होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, इसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, सिलसिलेवार तरीके से एक एक का हम लोग विशेषता जानेंगे। सबसे पहले हम आइए जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है। फ्रेंड, संसदीय लोकतंत्र में विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़ी होती है, अर्थात ये एक दूसरे के लिए पूरक का कार्य करती है, पूरकता का कार्य करती है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका से जुड़ी होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्यपालिका, मान लीजिए मंत्रिपरिषद जो है उसको मंत्री बनने के लिए कहीं ना कहीं संसद का भी सदस्य होना जरूरी है अनिवार्य रूप से, तभी वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद का हिस्सा बन सकता है। अर्थात अगर आप समझे तो जैसे अमित शाह हैं, ठीक है, वो मंत्रिपरिषद में भी है लेकिन वो संसद के भी सदस्य हैं। तो ये इस तरह से एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। फ्रेंड्स, संसदीय लोकतंत्र की आइए दूसरी विशेषता जानते हैं। दूसरी विशेषता ये होती है फ्रेंड कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है और नाम मात्र की कार्यपालिका होती है, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस पाया जाता है, मतलब बहुत अंतर होता है। कैसे होता है? हमारे यहाँ जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति को नाम मात्र का निर्णय का स्रोत माना जाता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका के अंतर्गत प्रधानमंत्री एक वास्तविक निर्णय कर्ता के रूप में कार्य करता है। तो फ्रेंड, इस तरह से डिफरेंस होता है। आइए तीसरे विशेषता की तरफ चलते हैं। फ्रेंड, संसदीय लोकतंत्र की तीसरी विशेषता यह है कि वास्तविक कार्यपालिका की जो कार्यकाल होती है वो सुनिश्चित नहीं होती है। सुनिश्चित होने का मतलब ये हुआ कि कुछ कंफर्म नहीं होता है। इसका मतलब आपने सुना होगा कि नहीं, प्रधानमंत्री का 5 साल का कार्यकाल होता है, ये सब गलत है। सच ये है कि वो लोकसभा के पश्चात प्रयत्न होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, उसका जब तक बहुमत रहेगा लोकसभा में तब तक वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के रूप में अपने मंत्रिपरिषद के साथ में कार्य करेगा, और किसी भी हालत में अगर उसके प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो कहीं ना कहीं उसको और अपने मंडली अर्थात मंत्रिपरिषद समेत कहीं ना कहीं बर्खास्त होना पड़ेगा। तो फ्रेंड, ये तीसरा विशेषता हम लोगों ने जान लिया। आइए चौथी विशेषता हम जानते हैं। चौथी विशेषता इसकी जो है वो ये है कि कहीं ना कहीं संसदीय लोकतंत्र जो होती है वो सामूहिक उत्तरदायित्व का पालन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि मंत्री परिषद और विधायिका एक दूसरे से जुड़ी होती है। अगर किसी प्रकार का कोई भी स्थिति पाया जाएगा तो ऐसे स्थिति में न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी। तो फ्रेंड, ये हमने जो बताया ये ओवरऑल ये संसदीय लोकतंत्र की मैंने विशेषताएं बताई हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की विशेषताएं। फ्रेंड, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब अगर राष्ट्रपति चाहे, ठीक है, कि हम मंत्री बन जाए तो इस तरह से संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हो गया पहला विशेषता। आइए दूसरी विशेषता जानते हैं। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसी कोई स्थिति पाई ही नहीं जाती है जहां पर नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका हो, ठीक है, तो ये ना के बराबर है, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तीसरी विशेषता मतलब यहां पर क्या होता है कि
जो वास्तविक कार्यपालिका मत कहिए, ठीक है, जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका का जो कार्यकाल होता है वो निर्धारित होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार अगर अमेरिका में कोई राष्ट्रपति बन जाए तो उसको पता है कि हमें 4 साल का शासन संचालन का कार्य कैसे करना है। वो 100% श्योर हो जाता है कि अब मैं यहाँ का राजा बन गया हूं, हमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। और फ्रेंड, यही इसका परिणाम है कि आज तक अमेरिका में कभी राष्ट्रपति को कार्यकाल के बीच में हटाया नहीं गया है। और हटाने की जो प्रक्रिया है अमेरिका में फ्रेंड्स, वो बहुत ज्यादा कठोर है, बहुत जटिल है, ठीक है। अमेरिका में राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक ही प्रक्रिया है, एकमात्र प्रक्रिया है और सबसे कठिन प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। और फ्रेंड्स, आते हैं लास्ट विशेषता की तरफ। कोई विशेषता है नहीं वैसे वहां पर, ठीक है, लेकिन फिर भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो वैसे नॉर्मली लेक्चर के तौर पे बता रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमने सेपरेट करके एक दूसरे को बताया है, ठीक है। हमारे यहाँ जो बात चलती है हमारे संसदीय लोकतंत्र में कि हमारे यहाँ सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में ऐसा कोई सिद्धांत कार्य नहीं करता है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति के अलावा कोई नहीं है। मतलब वहां पर वैसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है, कि एक दूसरे के प्रति डिपेंडेंट होना, ठीक है, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो फ्रेंड, आज के इस लेक्चर में हमने सिलसिलेवार तरीके से सबसे पहले हमने जाना संसदीय लोकतंत्र क्या है, और उसके बाद में हमने जाना कि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र क्या है और इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि संसदीय लोकतंत्र की क्या क्या गुण है, संसदीय लोकतंत्र के क्या क्या गुण हैं, मतलब मेरिट्स क्या क्या है। फ्रेंड्स, अगर संसदीय लोकतंत्र की गुण की बात की जाए तो संसदीय लोकतंत्र में सबसे बड़ा गुण जो होता है वो यही होता है कि कहीं ना कहीं तानाशाही से सुरक्षा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी अगर गवर्नमेंट में आ गया, ठीक है, तो मनचाहा कार्य नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ उसको हटाने के लिए मात्र साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी और उसके बाद में उसको मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पूरी तरीके से भंग कर दिया जाएगा। फ्रेंड, हमारे यहाँ जो है बहुत ही आसान प्रक्रिया है, ठीक है, नॉर्मली मतलब अगर देखा जाए तो साधारण बहुमत से हटा दिया जा सकता है। तो हमारे यहाँ तानाशाही से रक्षा होता है, सुरक्षा होता है, ठीक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मतलब कहा जाए कि सबसे बड़ा गुण है वो ये है कि कार्यपालिका और विधायिका ये एक दूसरे के बीच में सामंजस्य पाया जाता है। मतलब भारत में अगर किसी प्रकार का कोई कानून बनाना हो, ठीक है, या जो भी कानून बने हैं, ठीक है, तो इस समय मतलब केंद्र में भी मोदी जी और स्टेट में भी मोदी जी, तो मतलब कहीं ना कहीं उनका पूर्ण बहुमत है। और पूर्ण बहुमत का होने का मतलब ये हुआ कि वो कोई भी कानून चाह जाए तो वो बनवा सकते हैं, बना सकते हैं इजिली, उनको कोई नहीं रोक टोक सकता है, ठीक है। वो बात अलग हो, ठीक है, वो गतिरोध वाली बात ही कोई पैदा कर दे वो बात अलग है, अदरवाइज मतलब वो जैसा चाहे वैसे शासन संचालन का कार्य कर सकते हैं। फ्रेंड, ये संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा गुण था, ठीक है। ये दो स्पष्ट रूप से गुण हमें दिखाई पता चलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अवगुण की। फ्रेंड, संसदीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा जो अवगुण होता है उसमें राजनीतिक अस्थायित्व पाया जाता है। अस्थायित्व मतलब अस्थायित्व पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ क्या होता है कि समय समय पर क्या हो जाता था कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में आप देखेंगे तो मतलब समय समय पर मतलब एक के बाद में एक के बाद में एक इस तरह से प्रधानमंत्री चेंज होते रह गए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1990 से 2000 के बीच में अगर आप देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है, वो एक बार 13 दिन के लिए आए, फिर 13 महीने के लिए आए, फिर वीपी सिंह आए, फिर चंद्रशेखर आए, ठीक है। इस तरह से मतलब स्पष्ट रूप से 10 सालों में 2 ही लोग, लेकिन कम से कम 4 से 5 लोग। तो इस तरह से क्या होता है कि मध्यावधि का चुनाव का जो खर्चा होता है ना, सरकार की मतलब गवर्नमेंट के जो भी मतलब संसाधन होते हैं ना कहीं व्यर्थ होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दबाव पड़ जाता है अर्थव्यवस्था पर। तो फ्रेंड, ये सबसे बड़ी समस्या होती है, ठीक है, संसदीय लोकतंत्र में कि राजनीतिक अस्थायित्व का सिद्धांत कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से काम करता है, ठीक है। और इसी की वजह से कई बार मतलब कानून वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ वगैरह आप आगे हमारे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसी वजह से लाया गया था कि एक बहुत अच्छी कहावत है, मेरे को याद आ गई है, सुना दे रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। गिरगिट जैसे रंग बदले नेता बदले दरबार, गिरगिट जैसे रंग बदले नेता बदले दरबार, सारे रंगों को फीका कर दे होली का त्योहार। अर्थात
नेता का कोई पता नहीं है। अधिकांशतः मतलब अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए नेता क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर, एक पार्टी से दूसरे पार्टी में अपने आप को स्थानांतरित करता रहता है। तो वो कहीं ना कहीं अपने व्यक्तिगत फायदे को लेकर, ठीक है, राजनीतिक अस्थायित्व को पैदा करता है। इसी के लिए कानून बना था एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, जिसको दल बदल विरोधी अधिनियम कहा जाता है, ठीक है, 1885 का, आई थिंक 1985 का है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, दूसरा जो होता है मतलब संसदीय लोकतंत्र का जो दूसरा सबसे बड़ा अवगुण होता है वो ये होता है कि संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव पाया जाता है। दूसरा सबसे बड़ा अवगुण जो होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि योग्य मंत्रिपरिषद का अभाव पाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कहीं ना कहीं उनको मतलब मोदी जी अगर चाह भी जाए कि हमें अच्छे मंत्री चाहिए, ठीक है, तो वो कुछ नहीं कर सकते हैं, मजबूर हैं। वजह ये है कि उनको कहीं ना कहीं उन्हीं में से धोती कुर्ता और लंगोट, हाँ, उन्हीं में से कोई एक को ढूंढना पड़ेगा, किसी एक को छांटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि सड़े घुले कौन है, मतलब सबसे कम सड़ा घुला कौन है, ठीक है, उन्हीं में से एक चॉइस अपना बनाना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहां पर एक से बढ़कर एक क्रीम पर्सनालिटी को पूरे देश में से ढूंढकर अलग किया जाएगा। देश के उन एक्सपर्ट को ले आया जाएगा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपना एक अलग मतलब अपना एक्सपर्टिज्म रखते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड, ये दो सबसे बड़ा अवगुण था। अब बात करते हैं हम अध्यात्मक लोकतंत्र का सबसे बड़ा मतलब यूं कहा जाए सबसे बड़ा गुण, ठीक है। फ्रेंड, अध्यात्मक लोकतंत्र में क्या होता है कि राजनीतिक अस्थायित्व पाया जाता है। मतलब ऐसा वहां पर नहीं होता है कि समय समय पर, हाँ, कि मतलब नेता बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं। एक बार अगर बाइडेन बन गए हैं तो अब इनको कंफर्म है कि मतलब इनको अगले 4 सालों के कार्यकाल के लिए रहना है अपने उस पद पे। तो वहां पर इस तरह का कोई समस्या नहीं होता है। और फ्रेंड, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मतलब गुण होता है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं योग्य मंत्रिपरिषद का होना। मतलब वहां पर योग्य मंत्रिपरिषद का उपलब्धता होता है। मतलब वो पूरे राष्ट्र में से योग्य मंत्रिपरिषद को ढूंढते हैं, निकालते हैं, छांटते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई वैसा गतिरोध वाली स्थिति नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड आप लोगों को पता चला, ठीक है, कि मतलब अध्यात्मक लोकतंत्र के अंतर्गत क्या क्या गुण हैं। अब बात करते हैं दोष या अवगुण के अध्यात्मक लोकतंत्र में। फ्रेंड, वहां पर जो अध्यात्मक लोकतंत्र होता है वहां पर हमेशा, मैं कहूंगा कि हमेशा ये आशंका बनी रहती है कि मतलब कोई तानाशाह व्यक्ति एज अ लीडर ना आ जाए, ठीक है। तो हमेशा वहां पर कहीं ना कहीं आशंका बना रहता है कि कहीं ना कहीं तानाशाह व्यक्ति आ ना जाए, ठीक है। क्योंकि अगर कभी एक बार तानाशाह व्यक्ति आ गया तो उसको पता है कि हमें अगले 4 सालों में हमें क्या क्या तानाशाहियत करना है, ठीक है, हमें किनको मारना है, किनको यहाँ से भगाना है, किसको, किस शरणार्थी को हमें घुसने देना है, किसको नहीं। मतलब वो जिस हिसाब से चाहे वो उस हिसाब से अपने 4 साल के मतलब कार्यकाल में वो अपने हिसाब से सारे सिस्टम्स को चला सकता है। इस वजह से वहां पर समस्याएं होती है। और फ्रेंड, दूसरा ये कि मतलब अध्यात्मक लोकतंत्र में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा समस्या ये होता है दूसरा कि मतलब वहां पर कार्यपालिका और विधायिका के बीच में गतिरोध पाया जाता है, एक दूसरे के बीच में सामंजस्य नहीं बन पाता है। यही सब कारण है, ठीक है, जो एक दूसरे को संसदीय लोकतंत्र को अध्यात्मक लोकतंत्र से अलग करती है, विभक्त करती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग भी सोचिएगा और अगर वक्त मिलेगा तो प्लीज इस क्वेश्चन को लिखने का प्रयास करिएगा। वर्तमान समय में क्या भारत को संसदीय लोकतंत्र को छोड़कर अध्यात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए? टिप्पणी कीजिए, 200 शब्दों में लिखने का प्रयास करिएगा। फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि आप स्पष्ट रूप से मतलब बिल्कुल सटीक आप लिख ले जाएं, ठीक है, ऐसा नहीं है। करत करत अभ्यास, हाँ, ठीक है, धीरे धीरे मतलब क्या होता है जब आदमी एक नहीं बार बार अभ्यास करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो राइटिंग प्रैक्टिस होती है या कहीं ना कहीं उसकी शैली होती है उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आज का क्लासेज आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
फ्रेंड, ये हमारा स्टार्टिंग टाइम पीरियड है, इस वजह से बहुत रिक्वेस्ट भी, क्योंकि अभी हमें थोड़ा-सा इस प्लेटफ़ॉर्म को जनरेट करना है, अभी इसको अपने लिए बेहतर बनाना है, ठीक है? तो मैं आप लोगों से उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारा सपोर्ट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है? नमस्कार, जय हिंद।